प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, ठीक है, व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल का क्या प्रिंसिपल है? हेनरी फेयोल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो माइनिंग इंजीनियर से ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हिज प्रिंसिपल्स सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शंस। तो आज की तारीख में भी इनके प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे सर्व एज अ गाइडलाइन, ठीक है। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेड डाउन बाय फेयोल। Principle of division of work, authority and responsibility, discipline, initiative, subordination of individual interest to organizational interest, ठीक है, order, unity of command, stability of tenure, remuneration, equity, scalar change, centralization, unity of direction, esprit de corps, that is teamwork, ठीक है। Okay, principle of division of work. As per this principle, the work is an organization should be divided into small sub parts, ठीक है। तो work जो है वो small sub parts में divide होना चाहिए, ठीक है। The work in an organization should be divided into small sub parts. The work could be divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operations, accounting and managerial. तो आपके अलग अलग भाई साहब वर्क के स्कोप्स हैं, कहीं पे टेक्निकल हो सकता है, कहीं पे फाइनेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, तमाम चीज़ें हैं एक कंपनी में जो हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड अल्टीमेटली इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव लेवल। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन। जितना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब कैसा, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब कैसा होगा, जैसे ये एक डिपार्टमेंट है, ये स्पेशलिस्ट है फॉर एचआर हैंडलिंग, ये एक डिपार्टमेंट है, ये स्पेशलिस्ट है फॉर फाइनेंस, ये एक डिपार्टमेंट है, ये आपका क्वालिटी का डिपार्टमेंट है। तो ये सारे आपके स्पेशल डिपार्टमेंट, जैसे जैसे देखो, अगर समझ लो 10 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो इतना स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा। अगर उस कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट ये करेगा, ये डिपार्टमेंट ये करेगा, ये डिपार्टमेंट ये करेगा। सो देयर विल बी synchrony between the departments. This helps in increasing efficiency, leads to specialization and ultimately increases productivity level. तो आपका specialization बढ़ता है, finally productivity level भी बढ़ेगा। Principles of authority and responsibility. Authority is the right to take decisions, that is the right to give orders and get work done from subordinates. तो आपका भाई साहब जो लोग authority में होंगे, जो leaders होंगे, they will give instructions to subordinates and get the work done. तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपनी अथॉरिटी से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे लोगों को, ठीक है। दे विल इम्पार्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस, दैट इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड गेट वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड गेट वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। अ मैनेजर कैन वर्क प्रॉपरली ओनली इफ इज गिवन अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। एक मैनेजर तभी ठीक से काम कर सकता है जब उसको अथॉरिटी दी जाए टू टेक डिसीजंस। However, authority comes with responsibility. Authority कब आती है भाई साहब, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, ठीक है। अगर आप भाई साहब अथॉरिटी दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगी। इफ़ यू आर गिविंग समबडी अथॉरिटी तो आपका भाई साहब ऐसा होता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स सो दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन। अभी देखो स्कूल का डिसिप्लिन हम क्यों मेंटेन करते हैं, वाई डू वी मेंटेन स्कूल डिसिप्लिन? हाँ, क्या आप अगर जीन्स पहन के जाएंगे या कोई भी यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी? अभी तो आप अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के आए हो तो पढ़ाई नहीं हो रही, क्या हो रही है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, व्हाट इज डिसिप्लिन गॉट टू डू विथ प्रोडक्शन और भाई साहब आपका प्राइवेट कंपनी? हाँ, रेपुटेशन, वेरी गुड, ओके। रेपुटेशन समझाइए, हाउ रेपुटेशन, गुड, रेपुटेशन इज अ गुड पॉइंट। अगर कंपनी डिसिप्लिन्ड है और कंपनी के एम्प्लॉयज डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन मतलब कैसा होता है, डिसिप्लिन मतलब व्हाट इज डिसिप्लिन? कॉलेज डिसिप्लिन अलग चीज़ होती है, कॉर्पोरेट डिसिप्लिन इज समथिंग एल्स, ठीक है। आप कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब वर्किंग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब मार्च पास मत करो, येस, बट देयर इज अ डिसिप्लिन। आपका ये अभी भाई साहब समझ लो आपका ऑफिस आवर्स है, लेट्स से 9 to 6 आपका ऑफिस आवर्स है, आप चले आ रहे हैं 11 बजे,
आपकी मर्ज़ी। आप जा रहे हैं भाई साहब 4 बजे, आपकी मर्ज़ी। ऐसा अगर सब करने लगें, अगर सबके सब अनडिसिप्लिन्ड हो गए तो हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी। क्लियर? हमारा प्रोडक्शन उतना होगा ही नहीं। अगर सब अपनी मनमर्जी कर लगे तो हमारा प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है? देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होनी चाहिए भाई साहब? क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स सो दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ठीक है? ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है? देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग between management and employees regarding the organization's rules so that discipline is maintained। तो मैनेजमेंट और उनके एम्प्लॉयज़ में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है? अभी मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है, नहीं करना है हमको काम, तो ये अनडिसिप्लिन हो गया। ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भाई साहब मंजरी वैसा मोबाइल देख रही है, हाँ क्या हुआ, पढ़ाई हो रही क्या? अच्छा, तो ये क्या हो गया? अनडिसिप्लिन एटीट्यूड है। ठीक है? मतलब डिसिप्लिन में नहीं है आप। ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी बेसिकली हैम्परिंग योर एजुकेशन प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। ठीक है? सो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सारे लेवल्स में आपका मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है? सो आप क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ से कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कब आप ऑफिस आते हैं, कब जाते हैं, कितना आप एम्प्लॉयज़ के साथ रहते हैं, कितना आप वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है? सो ये सारी चीज़ें भाई साहब आपका, देखो अगर मैं ओनर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है? मैं भाई साहब कंपनी में हूँ, आप लोग काम कर रहे हैं, मैं अपने केबिन में बैठ के दारू पी रहा हूँ, ये क्या हो गया? ये दिस इज़ अनडिसिप्लिन, राइट? यू विल नॉट हैव अ गुड इंप्रेशन अबाउट मी। ये क्या है भाई साहब, ये बेड़ा है क्या? ऐसा बोलेंगे ना, दारू पी रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करेगा। ठीक है? आपको पगार मिल रही है ना, तो काम करो, ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। ठीक है? सो देयर हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन दैट हैज़ टू बी मेंटेन विद इन दी ऑफिस करिकुलम। सो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देयर शुड बी अ डिसिप्लिन दैट नीड्स टू बी मेंटेन। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, according to the principle managers should welcome such ideas and conduct thorough decision on these ideas। तो आपके मैनेजर जितने भी होंगे ये आपके क्या करेंगे भाई साहब? मैनेजर शुड वेलकम सच आइडियाज़। अगर इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया, सर मुझे लगता है ना ऐसे काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो उसके आइडिया को आप इनकरेज कीजिए, उसके आइडिया को आप रिकग्नाइज़ कीजिए। हो सकता है उसका आइडिया बकवास हो, लेकिन उसने सोचा तो सही। ठीक है? ये थॉट अबाउट इट, तो आपको उसको इनकरेज करना पड़ेगा। ठीक है? सो एनीबडी हु कम्स अप विद एन इनिशिएटिव और आइडिया शुड बी इनकरेज्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजर्स शुड वेलकम सच आइडियाज़ एंड कंडक्ट थॉरो डिसीजन ऑन दीज आइडियाज़। तो ये आपके डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है? इन आइडियाज़ को इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। दिस अप्रोच हेल्प्स टू बिल्ड अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो आप जितने लोगों के नए आइडियाज़ को इनकरेज करेंगे, वो अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत करेंगे और फाइनली एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनेगा। ठीक है? हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है? तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेसर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसे अगर देखो सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मंजरी मेरी बॉस है, ठीक है, और उसके ऑफिस में मैं काम करता हूँ 8 बजे से भाई साहब जो भी है टाइमिंग 6 बजे तक या 4 बजे तक जो भी है। ओके नाउ मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे घर में ना पानी आता है 9 बजे तक, तो मुझे पानी भर के ही जाना पड़ेगा। तो विल मंजरी बी एबल टू अकोमोडेट मी इन हर ऑफिस इन स्पाइट ऑफ ऑल द टैलेंट दैट आई पोजेस ऑफ दैट वर्क? ठीक है? या जो भी नॉलेज है, विल शी बी एबल टू अकोमोडेट मी? क्योंकि अगर मंजरी मुझे एकोमोडेट करती है 9 बजे आने में, तो कल को कोई दूसरा बहाना लेकर आएगा, तब भी उसको मंजरी को एकोमोडेट करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे तो भाई साहब तीसरा भी खड़ा होगा, चौथा भी खड़ा होगा, तो मंजरी को पूरा टाइम ही चेंज करना पड़ेगा फिर। तो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है? आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, मेरा ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि मैं 9 बजे ऑफिस पहुँचूँ, जिस भी कारण की वजह से हो, चाहे वो मजबूरी वाला कारण हो, चाहे मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ वो कारण हो। ठीक है? अभी मंजरी तो मेरे घर पे आके चेक नहीं कर रही ना भाई साहब तो पानी आया कि नहीं, या पानी भर रहा हूँ कि नहीं। मैंने बोल दिया कि ऐसा पानी का शॉर्टेज है, ऐसा है, तो विल शी बी एबल टू अकोमोडेट मी? नो, शी शुडंट बी। वाई? बिकॉज इफ शी अकोमोडेट्स मी व्हाट विल हैपन, अदर एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो ट्राई टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है? तो इसीलिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा कंपनी का इंटरेस्ट क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है। कंपनी किस पॉलिसी पे चल रही है, आपकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, कंपनी का इंटरेस्ट क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है।
आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा प्रेफरेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेसर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू द interest of the organization. The manager should always consider the interest of the whole organization rather than the interest of a single employee while taking any decision. The manager should always consider the interest of the whole organization. तो जो मैनेजर होगा, ये जो कंपनी के शो को रन करेगा, he or she should be taking the interest of the whole organization. पूरे whole organization के इंटरेस्ट मिलेगा rather than the interest of a single employee without taking any decision, ठीक है, while taking any decision. तो एक सिंगल एम्प्लॉय पे बेस नहीं हो सकता डिसीजन। Principle of order. This principle is based on a place for everything and everything in its place. Principle of order. जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, जो चीज़ जब होनी चाहिए तब, ठीक है। Principle of order मतलब a place for everything and everything in its place. हर चीज़, जैसे समझो भाई साहब मुझे कोई फाइल चाहिए, वो भाई साहब पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, मुझे कोई चीज़ चाहिए, वो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसऑर्गेनाइज्ड ऑफिस में होगा क्या कि आपको शायद चीज़ मिल तो जाएगी, लेकिन जब तक मिल जाएगी तब तक पूरा दिन जा चुका होगा आपका, ठीक है। सो देयर शुड बी प्रॉपर जो चीज़ें वो प्रॉपर रखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, ठीक है। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. Human resources and materials should be in the right place at the right time for maximum efficiency. तो जितने भी लोग, जैसे समझ लो मेरा डिपार्टमेंट है क्वालिटी में, और मैं भाई साहब ढूंढ रहा हूँ किधर है क्वालिटी डिपार्टमेंट. भाई साहब क्वालिटी डिपार्टमेंट मुझे मालूम है यहाँ होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है. तो हर एक इंसान अपने राइट जगह पे राइट टाइम पे होना चाहिए, प्लस जितनी भी चीज़ें हैं वो भी अपने राइट जगह पे राइट टाइम पे होनी चाहिए. तभी जाकर आपका मैक्सिमम, बहुत नींद आ रही है तुमको, तभी आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकता है, ठीक है. ओके. द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है. तो आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी होगा जब चीज़ें और इंसान अपने निर्धारित समय पे निर्धारित जगह पे हो. कैसा लगता है अगर आप एक समझ लो आपको VT जाना है और आपको 10 बजे पहुंचना है, ठीक है. आपने भाई साहब 8 बजे यहाँ से चालू किया, आप 8 बजे मानसरोवर स्टेशन पहुँच गए. आपके टाइम है, चलो भाई साहब 10 बजे तक पहुँच जाएंगे. गाड़ी आ रही है, नहीं आई, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई. 9:30 बजे तक गाड़ी नहीं आई, 1.5 घंटे आप स्टेशन पे बैठे हुए हैं. हाउ वुड यू फील? फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, ठीक है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने भाई साहब कुछ प्लान किया था, हो कुछ और रहा है. आपने प्लान किया था 10 बजे तक हम VT पहुँच जाएंगे, यहाँ तो भाई साहब 9:30 इधर ही बज गए, ठीक है. सो आप कहीं जाकर 11 साढ़े 11 बजे तक VT पहुँचेंगे. तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए कि भाई साहब अगर आप किसी ऑफिस में हैं जहाँ पे चीज़ें सही जगह पे नहीं मिलती हैं, लोग सही जगह पे नहीं मिलते हैं, तो क्या होगी? एफिशिएंसी डिक्रीज होगी भाई साहब, ठीक है. आपको जो काम फटाफट हो जाना चाहिए उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है. यू विल फाइंड मोर टाइम इन्वेस्टेड, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है? टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो भाई साहब आपके पैसे का लॉस है, ठीक है. तो प्रिंसिपल फोकसेस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है. ईच एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ठीक है. अभी जैसे मंजरी मेरी बॉस है, ठीक है, और मेरे मतलब मंजरी मेरी बॉस है, और एक दूसरे डिपार्टमेंट की बॉस है भाई साहब पायल, एक दूसरे डिपार्टमेंट की बॉस है भाई साहब श्रावणी, ठीक है. तो ये सब अलग अलग लोग, अलग अलग बॉसेज हैं. तो आई एम रिपोर्टिंग टू मंजरी. सो वॉट एवर वर्क हैज़ बीन गिवन टू मी बाई मंजरी, आई एम सपोज टू डू इट एंड सबमिट इट टू हर, ठीक है. लेकिन अभी मैं ना श्रावणी से भी ऑर्डर ले रहा हूँ. श्रावणी बोल रही है भाई साहब ये भी करना, तुम बोल रही हो कि भाई साहब ये भी करना है, ठीक है. तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? मेरे टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. आई एम रिपोर्टिंग टू हर एंड आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू हर फॉर वॉट एवर वर्क शी हैज़ गिवन मी, ठीक है. ये नहीं हो रहा है, ठीक है. सो ईच एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम. सो मैंने अपने दिमाग में 10 सुपरवाइजर बना रखे हैं, 10 बॉसेस बना रखे हैं. 10 बॉसेस को भाई साहब मैं प्रोडक्टिविटी देने के चक्कर में मेरा जो मेन काम है वही रुक जाए, ठीक है. तो मेरा मेन काम मंजरी के अंडर में है और वो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है. आर वी गेटिंग दिस? तो 10 बॉस नहीं बनाना है, एक ही बॉस होगा और उसका ऑर्डर लेना है, क्योंकि वो भी कहीं से ऑर्डर ले रहा होगा या ले रही होगी, ठीक है. सो इस तरह से आपका सिंपल चलेगा. हर एक से आप ऑर्डर लेते रहेंगे, ये काम करो, वो काम करो, ये काम, कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, ठीक है. ओके. सो द ईच एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर. दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमॉन्ग्स पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है भाई साहब, ठीक है, और डिस्प्यूट भी हो सकता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तुम बोलोगे अरे मैंने तुम्हें काम दिया, तो मुझे बोलोगी तुम्हें काम दिया किया क्यों नहीं,
मंजरी बोलेगी अरे मेरा काम का क्या हुआ, वो बोलेगी अरे तुमको सुबह बात हुई तुमने ये कहा, तो ये क्या होगा भाई साहब, कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैश होगा, ठीक है। आई शुड बी रिपोर्टिंग ओनली टू हर, ठीक है, एज पर हर डेजिग्नेशन एंड माई डेजिग्नेशन, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल ओनली टू हर फॉर माई वर्क, दैट विल इंश्योर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। ये आपका भाई साहब हो जाएगा, ओके। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, व्हेन एन एम्प्लॉय इज रिक्रूटेड, ठीक है, द मैनेजमेंट शुड अश्योर हिम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ हिज टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। देखो कभी भी जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो मैनेजमेंट को एक बोलना पड़ता है कि भाई साहब देखिए आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर है, यू आर सिक्योर्ड विथ योर जॉब, ठीक है। दैट शुड बी टोल्ड टू द पर्सन, अदरवाइज दैट पर्सन विल ऑलवेज बी अरे भाई हम कल को निकाल दिया तो हम क्या करें, अरे क्या है ये भाई साहब, ऐसा रहेगा, ठीक है। सो द मैनेजमेंट, ठीक है, शुड ऑलवेज व्हेन एन एम्प्लॉय इज रिक्रूटेड, द मैनेजमेंट शुड अश्योर हिम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ हिज टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। आपकी जॉब सिक्योर्ड है, ऐसा नहीं कि आज आपको एम्प्लॉय किया कल बाहर कर देंगे, ठीक है। हमारी कंपनी बहुत दिनों से चली आ रही है, हमको लोगों की ज़रूरत है, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, वी वुड नॉट फाइंड एनी रीजन्स टू थ्रो यू आउट। अगर आपके अंदर इनडिसिप्लिन है देन ऑब्वियसली देयर इज़ नो पॉइंट इन कीपिंग यू, बट इफ़ यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, यू आर गिविंग योर प्रॉपर आउटपुट, देन वी वुड नॉट हैव एनी रीजन्स टू थ्रो यू आउट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ये जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना आपको। देखिए कोई भी जॉब सिक्योर नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब्स की बात अलग है, लेकिन प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं होती है। आज आप हायर हुए हैं, 3 महीने में आप फायर भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि भाई साहब कंपनी बंद पड़ गई या कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक कंपनी है जो स्टैब्लिश हो चुकी है और वो कंपनी आपको नौकरी दे रही है, तो आप उस कंपनी में तभी पैर रखेंगे ना कि भाई साहब देखेंगे कि ये कंपनी कल बंद पड़ गई, तो ऐसा अगर आपके मन में रहेगा तो आप फटाक से, तो यू विल ऑल्सो मेक अ चॉइस, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू विल बी मेकिंग अ चॉइस। आप देखेंगे कि भाई साहब कंपनी कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं, कितना पैसा है, कितनी बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, तभी आप उस कंपनी में पैर रखेंगे। क्योंकि कल को भाई साहब आपको फायर हो गए तो आप फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दीज आर थिंग्स विच वी हैव टू कंसिडर व्हेन एन एम्प्लॉय इज रिक्रूटेड, द मैनेजमेंट शुड अश्योर हिम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ हिज टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। इट विल हेल्प टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। इससे भाई साहब एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो को मिनिमाइज। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या होता है? टर्नओवर क्या होता है? आई देखा, तुम समझ लो गारमेंट्स में डील कर रहे हो, तुमने ये गारमेंट्स बेच दिया, नया गारमेंट्स खरीदा, फिर इसको बेच दिया, तो जितनी बार बेच रहे हो एक ही चीज़ को, वो हो जाता है टर्नओवर। क्लियर है? गारमेंट्स का धंधा, तुम समझ लो मोबाइल का बिजनेस कर रहे हो, तुमने ये मोबाइल बेच दिया, दूसरा मोबाइल लाया, उसको भी बेच दिया, तीसरा मोबाइल लाया, उसको भी बेच दिया, तो आपने कितनी बार उस एक मोबाइल को बेचा है, वो हो गया उसका टर्नओवर। इसी तरह से एम्प्लॉय का टर्नओवर भी होता है। आपने एक एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, वो चला गया या आपने उसको निकाल दिया, दूसरा एम्प्लॉय आया, वो भी चला गया या आपने उसको निकाल दिया, तीसरा एम्प्लॉय आया, वो भी चला गया। अभी इसमें होगा क्या? व्हाट इज़ द लॉस? इज देयर अ लॉस? आप चारों को या पांचों को जितनी बार भी आपने हायर किया, आपने सेम पैसा दिया, विल देयर बी अ लॉस? आर यू गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड बाय दिस? इफ यस, हाउ? इफ नो, हाउ? देखो, किसी भी एम्प्लॉय को जब आप रिक्रूट करते हो, चाहे उसमें टैलेंट कुछ भी हो, चाहे उसमें क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, ठीक है, टैलेंट क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, लेकिन आपके कंपनी में एक सिस्टम से चीज़ें चलती हैं, उसमें उसको एकोमोडेट होना पड़ता है, उसका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। आप ट्रेनर्स रखते हो उसको ट्रेन करने के लिए, ठीक है, जिसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, OJT फेज बोलते हैं। तो ट्रेनर्स को आपने रखा है, पगार देते हैं ट्रेनर्स को इनको ट्रेनिंग देने के लिए, और उनके ट्रेनिंग पीरियड में इनको भी पगार देते हैं, ठीक है। अभी इसने भाई साहब 2 महीना काम किया, या तो ये निकल गया या तो आपने इसको निकाल दिया, फिर दूसरे को रख लिया, अभी इसको भी भाई साहब ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हर बार जब भी आप नए एम्प्लॉय को चुनते हो, तो आपको एक ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ता है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग ऑफ दैट पर्सन। और जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो होता क्या है, व्हाट विल हैपन, आपका भाई साहब पैसा जा रहा है। जितनी बार आप नए एम्प्लॉयज़ को, तो आपका एम्प्लॉय का टर्नओवर मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। योर टर्नओवर ऑफ गुड्स दैट यू सप्लाई इन द मार्केट और सेल इन द मार्केट, दैट नीड्स टू इंक्रीज। हाउएवर एम्प्लॉय टर्नओवर शुड नॉट इंक्रीज, इट शुड बी ऑल द मोर मिनिमाइज्ड। क्यों? क्योंकि भाई साहब हर बार आप जब भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो उसमें क्या लगता है, आपका ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट लगता है, देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग, ठीक है, और वो आपका लॉस है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो आप जब किसी एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मैनेज करके देखना पड़ेगा कि ये भाई साहब कम से कम मेरे पास 1 साल तो रहे, ठीक है, क्योंकि 2 महीना तो उसको ट्रेनिंग करने में लग गया, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। इट विल हेल्प टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो।
तो मिनिमाइज करना है, एम्प्लॉय टर्नओवर को आपको मिनिमाइज करना है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब पैसा। एज पर दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड अ फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी और वेजेस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। फेयर अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका काम है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए। जेंडर बेस्ड सैलरी का एक पहले चलता था, अभी नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेल्स को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, फीमेल्स को कम सैलरी मिलती थी, ये अभी ओवर हो चुका है, ठीक है। वी आर बेसिकली पेइंग इक्वल फॉर इक्वल वर्क, सो दैट इज़ नॉट देयर। सो लेबर लॉज के तहत आपका जो सैलरी होता है दैट शुड बी एज पर योर वर्क, आपके वर्क के तहत। तो आपका हर इंडस्ट्री में एक सैलरी है, हर इंडस्ट्री में एक मिनिमम से लेकर मैक्सिमम सैलरी होती है। कुछ कंपनीज कम दे रहे हैं, कुछ कंपनीज ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई साहब एक काम के लिए एक कंपनी मेरे को 40,000 दे रही है और दूसरी कंपनी मेरे को 5 लाख दे रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोप ऑफ वर्क देर इज़ एन एवरेज सैलरी दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द मार्केट बाई वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज। थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 होगा, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। सो एज पर दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड अ फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। तो जो सर्विस वो कर रहे हैं कंपनी में, सो दे नीड टू बी पेड फॉर दैट, ठीक है, दे नीड टू बी पेड फॉर दैट, ओके। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट भाई साहब फ्रेंडली भी होना चाहिए, ऐसे एकदम ना यार तुम हमारा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। फ्रेंडली और फेयर भी होना चाहिए। फेयर मतलब कोई अनफेयर चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे भाई साहब हमने किसी एक एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया, उसको खुश रखा, उसके ब्रेक्स भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं, उसका लेट आना भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं, और एक एम्प्लॉय को हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय के साथ हम सारा स्ट्रिक्टनेस बरत रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। सो मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू सबऑर्डिनेट्स। फ्रेंडली मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब रोज़ आकर चाय नाश्ता हो रहा हो, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत उनसे बात करें, ठीक है। मैनेजमेंट होने के मतलब बीइंग द मैनेजमेंट यू शुड बी टॉकिंग टू देम, यू शुड बी बेसिकली लेइंग योर एक्सपेक्टेशंस विद देम, ठीक है। वाइल एलोकेटिंग एनी वर्क, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स। डेलीगेटिंग वाइल एलोकेटिंग एनी वर्क, ठीक है, कोई भी वर्क आप जब देते हैं, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज़, ठीक है, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स। डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज़ मतलब क्या करेंगे भाई साहब, आप अथॉरिटी को प्रॉपरली, ये आपके पास अथॉरिटी दी जा रही है, ठीक है, आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमको ये काम करके आपको देना है। डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है, मॉनिटरी टर्म्स मतलब कितना वेज मिलेगा आपको, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़, तो आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन refers to the hierarchy of the authority from top level to the lower level for the purpose of communication, ठीक है। हायरार्की होती है बस, अब टॉप मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसा, ठीक है। सो टॉप लेवल से लेकर एकदम लोवेस्ट लेवल तक आपका एक हायरार्की होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हाउ द हायरार्की चेन इज मेंटेन, इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। Scalar chain refers to the hierarchy of authority from the top level to the lower level for the purpose of communication. This helps to ensure the orderly flow of information. तो orderly flow मतलब इसने टॉप मैनेजमेंट में डिसाइड किया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इट इज़ बेसिकली कम्युनिकेटेड। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, centralized, decentralized. Centralization refers to the concentration of powers and authorities in one or few hands, ठीक है, मतलब एक के पास ही सारा पावर है, वही सारा डिसीजन लेगा, सब कुछ वही डिसाइड करेगा। इससे अच्छा, या अगर दूसरा सिस्टम क्या है, थोड़े थोड़े पावर्स हमने बांट के रखे हैं सबको, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? हाँ तुम बोलो, थोड़ा थोड़ा पावर हमने सबको बांट के रखा है, या एक के पास ही सब पावर है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? डिसेंट्रलाइज, ठीक है। आपके गवर्निंग भी, अगर आप देखोगे इंडिया का गवर्नमेंट भी ऐसा ही चल रहा है ना भाई साहब, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है भाई साहब, एक सेंट्रल पावर है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, फिर विलेज लेवल पे गवर्नेंस है। सो इफ़ यू सी दैट देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो आप मोदी को थोड़ी ना फ़ोन करोगे, ठीक है, आप भाई साहब सिटको अथॉरिटीज़ में चेकिंग करोगे कि यहाँ पर देखोगे क्या ऐसा क्या है, ठीक है, ओके। सो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, centralization refers to the concentration of powers and authorities in one or few hands. This situation usually occurs in small organizations, छोटे छोटे organizations में होता है ये। Principle of unity of direction, the principle states that there should be one head and one plan in every organization. तो एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान
एक ही हेड होना चाहिए और वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक ही तरफ, मतलब सब लोग अलग अलग प्लान ना डालें वहाँ पे, ठीक है, एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान, ठीक है। तो हर एक ग्रुप का भाई साहब क्या हो जाएगा, शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब सबका ऑब्जेक्टिव क्या हो कि भाई साहब कंपनी बढ़े, कंपनी का क्लाइंट बेस बढ़े, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर, एक मैनेजर बाय यूजिंग अ सिंगल प्लान, एक सिंगल प्लान से वो डायरेक्ट होना चाहिए। एस्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है, तो सब लोग मिलाकर भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली स्ट्रेंथ। पावर ऑफ मैनी इज ऑलवेज मोर देन पावर ऑफ वन, ठीक है, पावर ऑफ मैनी इज ऑलवेज मोर देन पावर ऑफ वन, मतलब सब लोग यूनाइटेडली अगर काम कर रहे होंगे तो उसका आउटपुट हमेशा ज़्यादा आएगा रादर देन वन पर्सन वर्किंग, ठीक है। द मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, तो जो भी मैनेजर होगा दे विल ऑलवेज क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स द एम्प्लॉयज़, ठीक है। Select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. Dash proposed 14 principles of management in his famous book General and Industrial Administration. Henry Fayol, F.W. Taylor, Philip Kotler. So it will be Henry Fayol. Henry Fayol is called as the father of dash management, modern, scientific or technical. So this will be modern. Okay. Select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. Principle of dash is based on a place for everything and everything in its place. क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑर्डर, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑल मेंबर्स शुड बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट, इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, ओके। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम मेनी सुपीरियर्स, वन सुपीरियर और ऑल सुपीरियर्स, वन सुपीरियर, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट it should be one superior only. According to the principle of dash, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका centralization. Complete the sentence. Management principles are formed to guide and influence the dash of employees behavior, ठीक है। Authority always comes with, हाँ, अथॉरिटी डिसिप्लिन से नहीं बेटा, किस लिए मैं तुमको अथॉरिटी दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन करा दिया मैंने, समझ लो तुमको एक लोअर लेवल से हायर लेवल की पोस्ट दे दी कंपनी ने, क्यों, अच्छा काम किया, तो इसका मतलब तुमने क्या किया, तुमको जो काम दिया गया था उसको तुमने अच्छे से निभाया, है ना, तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने मतलब उत्तरदायित्व लिया उसका, ठीक से उसको ठीक से कंप्लीट किया, तो यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेंडेंसी की वजह से कंपनी आपको प्रमोट कर रही है, ठीक है। सो आपको प्रमोट कर रही है मतलब आपके अंडर में और लोग काम करेंगे, अभी आपको कंपनी अथॉरिटी दे रही है क्योंकि कंपनी का ट्रस्ट गेन कर लिया है आपने डिसिप्लिन वे ऑफ वर्क से आपने क्या किया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने काम को हैंडल किया है, ठीक है। सो अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। Principle of unity of dash states that there should be one head and one plan in every organization. One head and one plan. Principle of dash states, principle of unity of direction states that there should be one head and one plan in every organization. ठीक है. Complete the sentences. Dash refers to concentration of powers and authorities. Centralization, ठीक है, ओके। Dash refers to volunteering to do the work in an innovative way. क्या होगा, इनिशिएटिव, मैंने इनिशिएटिव भी बोला कि और बोला, ओके, इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव refers to volunteering to do the work in an innovative way, ठीक है। Job security minimizes employee dash ratio. Job security, टर्नओवर नहीं, टर्नओवर रेशियो। एम्प्लॉय भाई साहब चेंज होती नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एम्प्लॉय चेंज होगा तो आप लॉस में रहोगे, भाई साहब बार बार ट्रेनिंग करो उनका, ठीक है, तो ट्रेनिंग आपका एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ओके। सो जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपका भाई साहब आ चुका है बोर्ड में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। ह्यूमन बिहेवियर बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डैश ऑल एम्प्लॉयज शुड बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट इक्विटी, ठीक है। मैच द पेयर, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वन मैन वन बॉस, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब। राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, एमएफएल, बहुत बढ़िया, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, so division of labor, principle of division of work, okay. Principle of management which says unity is strength, principle of esprit de corps, ये आपका भाई साहब लैटिन है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर, ठीक है, दिस इज F.W. टेलर। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एज पर द सिचुएशन एंड एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू चेंज, ठीक है, वी हैव टू चेंज। जो ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा अनचेंजेबल होता है वो उतनी जल्दी डूबता है, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना पड़ेगा, आपको भाई साहब अपने कंप्यूटर्स के साथ चेंज होना पड़ेगा, आपको मार्केट के साथ चेंज होना पड़ेगा, मार्केट के डिमांड के साथ चेंज होना पड़ेगा, ये सारे चेंजेस हैं, ठीक है, ओके। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज। और जैसे समझो कोई स्कूल है, अभी आपने कोरोना का दौर देखा, राइट, 2 साल तक, अगर बहुत सारे स्कूल ऐसे थे वो बैठे हुए हैं भाई साहब, बच्चे आएंगे जब तब हम चालू करेंगे, लेकिन बच्चों का तो लॉस हो रहा है ना, कोई पढ़ाई नहीं हो रही उनकी, सो दैट इज़ नॉट समथिंग हेल्दी, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन मोड में गया है तो गेट योर टीचर्स एम्प्लॉयड, लेट देम टीच, कुछ ना से तो कुछ अच्छा, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल थे जो बैठे थे और वो डूब गए, ठीक है। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, दे वर ओनली flexible in an offline mode of teaching, they were not flexible in changing to an online mode of teaching, because of which they lost their crowd, ठीक है। so the principles of management can be changed or modified, आपको change करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। the principles of management can be changed or modified, ठीक है, changed or modified according to the situation and need of the organization, तो जो भी situation है और need है organization की उसके हिसाब से। managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement, ठीक है। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल, मैनेजर्स हैव टू बी फ्लेक्सिबल वाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स टू सूट द एनवायरनमेंट। तो जो भी आपके प्रिंसिपल्स रहेंगे उनको सूट करने के लिए मैनेजमेंट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। दे एक्ट एज गाइडलाइंस टू मैनेजर्स एंड आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ विच इज़ टू बी फॉलोड एज इट इज़। ये आपके गाइडलाइंस हैं, दे एक्ट एज गाइडलाइंस टू मैनेजर्स एंड आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ विच इज़ टू बी फॉलोड एज इट इज़। तो भाई साहब कोई लॉ नहीं है, ठीक है। देखो गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस है कि कैसे हम एक संस्था को चलाएंगे, ठीक है, तो एक संस्था को हम चलाएंगे। दे एक्ट एज गाइडलाइंस टू मैनेजर्स, दीज आर गाइडलाइंस टू मैनेजर्स एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ विच इज टू बी फॉलोड एज इट इज, ठीक है। दस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो रिपीट हुआ है। Principles of management help the manager in understanding the organization better, तो मैनेजर को हेल्प करते हैं ये in order to organize the better, in understanding the situations and problems, situation और problem को, in finding solutions to various situations and problems, तो अलग अलग situations और problems के solutions find करते हैं। Managers use the principles of management to maintain discipline and healthy working environment, तो managers क्या करते हैं भाई साहब, they use the principles of management टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो अफेक्ट्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, तो जितने भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो कंपनी की एफिशिएंसी भी एज अ होल बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर है, ओके। एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल इन डिटेल, देखो भाई साहब तर 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 सब रिपीट हुआ है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारे 14 प्रिंसिपल्स आपको देने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 14 प्रिंसिपल्स, और हर एक पे 2-2 लाइन आपको लिखना है कम से कम, ठीक है, 2-2 3-3 लाइन लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव, subordination of individual interest to organizational interest, order, unity of command, stability of tenure,
ठीक है, रेम्यूरेशन, इक्विटी, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड टीम वर्क। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये सारी चीज़ें ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? अकॉर्डिंग टू टेलर, scientific management consists of knowing what you, that is management, what meant to do exactly and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी इसको भाई साहब सबसे चीपेस्ट तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेंट टू डू एग्जैक्टली। आप अपने लोगों से भाई साहब क्या काम करवाना चाहते हैं, what is it that you want to do exactly, and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner। और ये इंश्योर करना कि भाई साहब ये सही तरीके से कर रहे हैं और चीपेस्ट तरीके से कर रहे हैं, they are doing it in the cheapest way possible। ठीक है, क्लियर है? ओके, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या है भाई साहब? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है भाई साहब, यही करना है, समझे? साइंस, उसमें भाई साहब साइंस लगाइए ना, उसमें साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, साइंस मतलब रैशनल दिमाग से सोचिए। ठीक है, थोड़ा सा रैशनैलिटी लगाइए क्या करना है। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ताकि आपके सारे लोगों में एक हार्मनी मेंटेन रहे, लोग एक दूसरे से एक हार्मनी मेंटेन करके रखे, ना कि भाई साहब डिस्कॉर्ड। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन। ये मंजरी, ये पेंट वाला स्विच दे दोगी क्या? पेंट वाला, हाँ, अरे पेंट वाला, चाची चाची, पेंट 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 पेंट, ओह थैंक यू। ठीक है, ओके, सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन होना चाहिए जो मेंटल लेवल पे हो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं। ठीक है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज में भाई साहब मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए और ग्रेटर एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसको हम देख लेते हैं। द रूल ऑफ थंब डिसीजंस बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स ऑफ द मैनेजर एडवर्सली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रूल ऑफ थंब क्या करता है भाई साहब? आपका रूल ऑफ थंब बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स, ये पर्सनल जजमेंट पे है, ऑफ द मैनेजर एडवर्सली अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब वो जो चाहेगा वही, ठीक है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर करेगा। दिस विल बेसिकली हैम्पर द ऑर्गेनाइजेशन, रूल ऑफ थंब। ठीक है, व्हाट एल्स? देयरफॉर टेलर इंसिस्टेड, टेलर ने क्या इंसिस्ट किया भाई साहब? टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। तो उन्हें बोला कि छोटे से छोटा काम भी एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से आप अंजाम दें। ठीक है, ओके, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, हार्मनी मतलब क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। प्रॉपर हार्मनी होनी चाहिए, प्रॉपर सिंक्रनी होनी चाहिए। ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। दिस विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। इससे भाई साहब जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मिनिमाइज होगा। ठीक है, देयर शुड बी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। जो भी एम्प्लॉइज हैं और मैनेजमेंट हैं उनके बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई साहब वो कुछ बोल रहा है हम कुछ कर रहे हैं, या हम कुछ कर रहे हैं वो कुछ और बोल रहा है। मेंटल रेवोल्यूशन, टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। व्हाट डज मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स? इट फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो लोगों का एटीट्यूड क्या है और मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉइज भी बोथ शुड गिव देयर बेस्ट टू गेट द गोल्स विच आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सब डिपार्टमेंट्स में और सारे लोगों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन होना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर कंपनी। ठीक है, ओके, सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेज ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा कैन टर्न इंटरनल कॉम्पिटिशन इनटू हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इंटरनल कॉम्पिटिशन को भाई साहब हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा कैन टर्न इंटरनल कॉम्पिटिशन इनटू हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, ओके, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड विद डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज़। तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड विथ डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज़। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके तौर तरीकों से डिवाइड होनी चाहिए, प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज़। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप। तो पूरा जो प्लान होगा, कैसे काम होगा, कैसे हम क्लाइंट का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, मतलब हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, कैसे क्लाइंट बेस बढ़ाएंगे, कैसे प्रॉफिट बढ़ाएंगे, ये सारा प्लान क्या करेंगे भाई साहब, टॉप मैनेजमेंट करेगी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ वेयर एज एम्प्लॉयज़ आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग जो होगी वो टॉप और मिडिल लेवल पे होगी, और जो लोअर लेवल पे रहेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो उसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ द एंटायर थिंग इज बेसिकली डिज़ाइन। तो एक होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, वेयर एज एम्प्लॉयज़ आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो जितने भी आपके एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैक्सिमम एफिशिएंसी होना चाहिए और प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए। तो हम भाई साहब जैसे अगर देखो समझ लो भाई साहब, मंजरी मेरे ऑफिस में काम कर रही है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रही है। आज उसको 5 साल हो गए उसी डिपार्टमेंट में, उसी तरीके से रोज़ वैसे ही काम कर रही है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। ओके, सो यहाँ पे भाई साहब डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो आपका भाई साहब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में आपका एक एफिशिएंसी लेवल बढ़ना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। तो भाई साहब स्किल्स क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स, क्या स्किल्स है और कैपेबिलिटीज़ है ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो एम्प्लॉयज़ के भाई साहब स्किल सेट्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज़ के भाई साहब स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, thus conducting training and developmenting programs for the employee as per requirement is very essential। अभी देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मंजरी भाई साहब एक ही डिपार्टमेंट पे 5 साल से काम कर रही है, एक ही उसका काम है, रोज आके वही काम फिर वही घर वापस जाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली इंसान बोर हो जाएगा। सो इफ आई एम नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू डेवलप हर नॉलेज एंड स्किल सेट एंड राइज अप टू अ हायर पोजिशन इन द कंपनी, शी विल बिकम स्टैग्नेंट और सैचुरेट हो जाएगी वो, फिर उसका मन नहीं लगेगा काम में, ठीक है। ये होना ही होना है, ह्यूमन टेंडेंसी है भाई साहब, ठीक है। तो हमको हर एक एम्प्लॉय को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कुछ हम उसको और ट्रेन करके क्या हम उससे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, क्या हम उसको हायर पोस्ट दे सकते हैं। इफ़ वी डू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग हियर एंड देयर, कैन वी रिफाइन हर टू हैंडल समथिंग ऑफ अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोजिशन, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच वी कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दस कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फॉर द एम्प्लॉयज़ एज पर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, इज़ वेरी एसेंशियल। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। वर्क स्टडी, ठीक है, तो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्क स्टडी, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, मैनेजमेंट शुड डू प्रॉपर वर्क स्टडी बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स। तो मैनेजमेंट क्या करना चाहिए भाई साहब, प्रॉपर वर्क स्टडी करना चाहिए बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ और फंक्शन, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ और फंक्शन। तो ये वर्क स्टडी करता है, ठीक है। मैनेजमेंट शुड डू प्रॉपर वर्क स्टडी बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि भाई साहब किसी को उठा के कोई भी काम दे दो। तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से और एक सिस्टमैटिक अप्रोच से और एक क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ और फंक्शन,
इसमें क्या करना है हमको, इसमें क्या करना है हमको, इसमें क्या करना है, इस काम के लिए कौन सा वर्कफोर्स बेस्ट रहेगा, इस काम के लिए कौन सा वर्कफोर्स बेस्ट रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, ओके. सो दिस हैज टू बी डन. वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी. ठीक है, इन सब चीज़ों को देखेंगे हम. टाइम स्टडी क्या होता है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी. सो व्हाट इज बेसिकली टाइम स्टडी? इट इज अ टेक्निक whereby the management absorbs and records the time taken by an employee to complete a given task. तो मैनेजमेंट क्या करता है, देखता है, सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, 5-6 एम्प्लॉय को देखेगा कि भाई साहब एक अगर काम दिया जाता है उनको तो कितने टाइम में वो उस काम को एफिशिएंटली कर पाते हैं, तो हम फिक्स कर देंगे भाई साहब, है ना, इस काम के लिए इतना टाइम, है ना. तो दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी. सो इट इज अ टेक्निक whereby the management observes and records the time taken by an employee to complete a given task. देखो इसको फिर से नींद आ रहा है. With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. तो जो एक अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है हर एक काम के कंप्लीशन के लिए वो डिटरमिन हो जाता है भाई साहब. ठीक है, ओके. मेथड स्टडी में क्या करेंगे हम भाई साहब, देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स फॉर कंप्लीटिंग द टास्क. However, for best quality and cost effectiveness, the best method of doing a particular job needs to be identified. देखो भाई साहब कभी कभी क्या होता है ना कि एक शॉर्टकट मेथड से भी हम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन हम भाई साहब घूम फिर के ऐसे करके कर रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कैसा शॉर्टेस्ट मेथड निकाल करें. बिल गेट्स बोलता था कि भाई साहब ही यूज्ड टू से दैट इज इज सेइंग कि इफ आई नीड अ प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड I would look forward और completed in the shortest period of time. सबसे कम टाइम में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो मैं एक ऐसे बंदे को देखूंगा जो सबसे आलसी हो. ठीक है, वो आलसी बंदा शॉर्टकट निकालेगा काम करने के लिए और वही मेथड बन जाएगा मेरा, सब लोग उसी मेथड पे काम करेंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ थिंग्स आर. ठीक है, सो हाउएवर द बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब नीड्स टू आइडेंटिफाई. किस मेथड से हम उस चीज़ को करेंगे. जैसे भाई साहब आप देखोगे अलग अलग रेस्टोरेंट्स में आपको सेम डिश का अलग अलग टेस्ट मिलेगा, क्योंकि हर एक रेस्टोरेंट में अलग अलग मेथड से उस डिश को बनाया जा रहा है, 19-20 का फ़र्क रहेगा. ठीक है, तो ये मेथड है. ठीक है, कितना आपका मेथड है. मोशन स्टडी, द मैनेजमेंट मस्ट एंगेज इन सच मोशन स्टडी टू फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. बेस्ट मेथड. ठीक है, और क्या है भाई साहब, इफ देयर आर सम मोशंस विच आर अननेसेसरी दे मस्ट बी एलिमिनेटेड. कोई अननेसेसरी मोशंस होते हैं उनको एलिमिनेट करना जरूरी होता है. ठीक है, ओके. फटीग स्टडी, फटीग स्टडी मतलब क्या भाई साहब, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर, heavy working tools and poor working conditions result into physical and mental state that is fatigue. आपने स्टीव जॉब्स को सुना है राइट, आईफोन की जो मतलब, तो स्टीव जॉब्स पहले इतना उनको जुनून था काम करने का कि 15-16 घंटा काम करते थे और वो एम्प्लॉयज़ को भी वैसे ही रखते थे 15-16 घंटा. सब लोग धीरे धीरे पागल होने लगे और सब ने मिलके उनको निकाल दिया, उसी कंपनी से निकाल दिया, फिर कंपनी में वापस आए वो, फिर आपका आईफोन का भाई साहब ही चला. तो what is basically he learned from his initial phase is basically this thing कि भाई साहब आप अगर एम्प्लॉयज़ को बहुत देर तक रुका के रखते हैं, उनको बहुत हाई टारगेट का प्रेशर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दे विल ब्रेक डाउन. ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, या तो वो छोड़ के चले जाएंगे या तो उनकी वर्क में कोई एफिशिएंसी नहीं रहेगी. आप कुछ भी कर लो एफिशिएंसी नहीं आएगी. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग. सो दे विल ब्रेक डाउन. इसको हम बोलते हैं फटीग, मतलब एक लिमिट के बाहर कर रहे हैं आप. ठीक है, दे विल रिजल्ट इन फटीग. Standardization of tools and equipment. The employees should be provided with favorable working conditions and good tools and equipment. ठीक है, ये favorable conditions होनी चाहिए इनके. ऐसे ही भाई साहब आपने employees को रख दिया तो नहीं चलेगा. It helps in reducing spoilage and wastage of material, cost of production and workers fatigue. ये सारी चीज़ें भाई साहब होनी चाहिए. ठीक है, It also improves quality of work. तो quality of work भी भाई साहब आपका improve होता है. Scientific task setting. This technique is important to prevent the employees from doing work much below their capacity. कभी कभी भाई साहब हमने टास्क सेटिंग बहुत वीक कर देते हैं. समझ लो ये बहुत हाई फाई लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकती है और मैंने उसको बोला एक सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट बना कर दो. ठीक है, पगार मैं उसको भारी दे रहा हूँ लेकिन मैं उससे काम क्या करवा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में शीट बना कर दो, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, वो तो कोई भी कर सकता है. इसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मालूम है जो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग दैट एस्पेक्ट. ठीक है,
तो द टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। तो साइंटिफिक टास्क सेटिंग, एक इंसान के टैलेंट को समझिए, उसके स्किल सेट को समझिए और वैसा ही काम उसको दीजिए, वैसा ही काम उसको डेलीगेट कीजिए। द टेक्निक इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। दिस टेक्निक विल एनेबल द एम्प्लॉयज टू कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये टेक्निक क्या करेगा भाई साहब, एम्प्लॉयज को क्या करने देगा, कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टैंडर्ड्स। Scientific selection and training, this technique helps the management to select right persons for the right job। तो मैनेजमेंट को भाई साहब राइट पर्सन और राइट जॉब सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशंस एज पर रिक्वायरमेंट। तो जॉब की जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको ये फिक्स कर देते हैं एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स इन एन इम्पार्शियल वे। तो भाई साहब प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, मुझे चाहिए कि आप जावा में काम करें, मुझे चाहिए कि आप ओरेकल में काम करें, ऐसा। ठीक है, प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स, मुझे चाहिए कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से वाकिफ़ हो, अकाउंटिंग की टेक्निक से वाकिफ़ हो। ठीक है, एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स इन एन इम्पार्शियल वे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, ही रिकमेंडेड टोटल 8 foremen to control the various aspects of production। they are categorized as follows at planning level। ठीक है, राउट क्लर्क टेल्स अस हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो एक राउट क्लर्क होता है, वो बोलता है और दिखाता है लोगों को कैसे वर्क एक मशीन से दूसरे मशीन में जा रहा है। ठीक है, देन वी हैव इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, देन वी हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, ये क्या करेगा भाई साहब, डिटरमिन्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वर्क एंड वर्क्स आउट द कॉस्ट। डिसिप्लिन इंश्योर्स दैट वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स। एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, ये भाई साहब आपका वर्क डन कराता है। स्पीड बॉस एंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, रिपेयर बॉस हैंडल्स सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। इंस्पेक्टर एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। ठीक है, टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस rate wage plan। under this system higher rates are afforded to employees who complete more work than the standard quantity। तो भाई साहब अगर आप इसमें क्या है, देखो डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, आप देखोगे एक ही कंपनी में लोगों की सैलरीज अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब कोई ज़्यादा काम कर सकता है उसी टाइम में देन you are in a training period, you will not be able to finish as much of work as a tenured person in that company will be able to do, and that tenured person will get a higher salary। ठीक है, so piece rate wage plan है। under this system higher rates are offered to employees who complete more work than standard quantity। on the other hand employees performing below the standard rate get lower rate of wages। ठीक है, इनको lower rate of wages मिलता है। ओके, हेनरी फेयोल 8 foremen क्या क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, सो 1 का जे, देखो 1 का जे। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भाई साहब आपका 1 हेड 1 प्लान। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस वाज जनरल गाइडलाइंस हैं, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, दिस वाज गिवन बाय टेलर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भाई साहब 8 foremen रूल्स हैं। ठीक है, ओके। Find the odd one, principle of authority and responsibility, motion study, principle of division of work, principle of, तो motion study आपका भाई साहब एक सब ग्रुप है, वो एक ऑड मैन आउट है। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन प्रिंसिपल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ डिकॉप्स, तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फटीक स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, तो इसमें भाई साहब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रूट क्लर्क, इंस्पेक्टर, तो आपका रूट क्लर्क हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस, इलैबोरेट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। ये भाई साहब आपके टेलर के रूल्स हो गए। ठीक है, और इसके साथ हो गया थैंक यू। वाह मंजरी देखो लाफ करी, वाह वाह।